मैं खड़गे साहब को भारतीय जनता पार्टी और अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं। जैसे आरबीआई इम्पोर्टेंट स्टेप्स ले रहा है, उस तरह से महंगाई दर अपने भारत में और देशों के हिसाब से तो कम है, लेकिन उससे भी और कम हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए। मैं जीएसटी फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत सराहना करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। इस काम को वो आगे ले जाएंगे। जो भी जिस तरह का सहयोग समर्थन सब लोगों का, समाज का बनेगा या हमारा बनेगा, हम उसमें अवश्य सहयोग देंगे। नमस्कार, मैं हूं तेजस्वी। हमारे साथ आज हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं और साथ ही इकोनॉमिस्ट भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया है। तो सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रही हूँ कि इस वक्त हमारा जो भारत है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है और साथ ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर भी है। ऐसे में चुनौतियाँ भी बहुत सारी हैं हमारे सामने। मैं आपको अगर एग्जाम्पल दे सकूँ, इस वक्त हमारे यहाँ पे महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं। तो इन चुनौतियों के जो समाधान है वो क्या हो सकते हैं सर? देखिए, अर्थव्यवस्था में हर वक्त कोई तो कोई चुनौतियां रहती हैं और मेहनती लोग या जो विजन के साथ काम करते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं, तो वो चुनौतियों को अपॉर्चुनिटीज़ में बदल देते हैं। और यह जो चुनौती दोनों आपने जो बताई, ये महत्वपूर्ण तो है ही, क्योंकि लेकिन इसके कई कारण हैं कि कोविड के बाद वैश्विक स्तर पे महंगाई जो दर है वह काफ़ी बढ़ गई है। यूएस की अगर महंगाई दर देखें तो 40 वर्ष में सबसे ऊंचे स्तर पे है। यूरोप में भी इसी तरह के हाल है। हमारे आसपास के 2-3 कंट्रीज़ को आप देखें तो पूरे दिवालियापन के कगार पे हैं। चाहे श्रीलंका को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, और भी ऐसे कई छोटे देश हैं, टर्की है, जो कि पूरी तरह से दिवालियापन के कगार पे हैं। तो इनको देखते हुए यह एक चुनौती है। भारत भी उससे निपट रहा है, लेकिन भारत की जो महंगाई दर है इस वक्त 7.4% के है और आरबीआई कह रहा है कि हम इसको जल्दी 6% से नीचे ले आएंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरह से आरबीआई इम्पोर्टेंट स्टेप्स ले रहा है, उस तरह से महंगाई दर अपने भारत में और देशों के हिसाब से तो कम है, लेकिन उससे भी और कम हो जाएगी। दूसरा, इसमें बात यह है कि महंगाई की जो मार सबसे अधिक पड़ती है तो वह गरीब और पिछड़े वर्ग और निचले वर्ग के समाज के जो कम आय के वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको ध्यान में रखते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली हैं, जिसके अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंदर टारगेटेड लोगों को वह सहायता पहुंचा रहे हैं। उनमें जैसे अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 16,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफ़र किए। 2.5 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत लोगों को दिए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत है, 90 करोड़ लोगों को लगभग काफ़ी समय हो गया है जो कि निःशुल्क यानी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और वह अपने आप में यह WHO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि ये जो फ्री राशन की जो योजना है भारत सरकार की, वह अपने आप में विश्व में पोस्ट कोविड सबसे महत्वपूर्ण योजना है। मनरेगा के अंदर मजदूरों को 200 दिन की पंचायत स्तर पे उनको सहायता देने का, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर उनको वो पैसा भत्ता देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर और आरबीआई के इनिशिएटिव को लेकर सरकार पूरी तरह काम कर रही है और महंगाई की हम चुनौती को कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी तरफ जो बेरोजगारी की बात भी कई बार आती है, उसके अंतर्गत भी सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बढ़ावा दे रही है। PLI स्कीम है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इंसेंटिव दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। 65% डिफेंस प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से लिया जा रहा है। फिर उसके बाद 200 करोड़ तक के टेंडर को डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए रिजर्व कर रहे हैं। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर MSME ऐसे सेक्टर्स को बढ़ावा देके स्वरोजगार और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत भी सरकार बड़ा प्रयास कर रही है। और
10 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं उसको जी। मिशन मोड में भरेंगे। जी, मैं मिशन मोड के बारे में ही पूछना चाह रही थी आपसे कि उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं अभी जो रोज़गार पाना चाहते हैं उनके लिए। देखिए 2010 में यूपीए सरकार ने एक मॉरेटोरियम लगाया था कि जो सरकारी पद रिक्त हो रहे हैं या रिक्त हैं उनको दोबारा नहीं भरा जाएगा। तो वो इकट्ठे होकर अब लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो कि खाली पड़ी हुई है, कई वर्षों से, आज 12 साल हो गए उसको नहीं भरा गया। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मिशन मोड के अंदर जल्दी से जल्दी उन 10 लाख पदों को भरा जाएगा। यह एक बात है। और मुद्रा लोन में लगभग 43 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया है। रेहड़ी पटरी वालों को 50,000 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन दे रहे हैं, तो कि सड़क पे जो वेंडर्स हैं उनको उनका काम जो अटक गया वो पूरा हो। ऐसे बहुत सारे प्रयास रोजगार के लिए भी सरकार कर रही है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भी सरकार ने निकाले हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं और महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए हैं। इन सब योजनाओं का अपने आप में व्यापक स्तर पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आज की जो सबसे टॉप न्यूज़ है वो ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। तो 24 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि गांधी परिवार से अलग कोई कांग्रेस अध्यक्ष पद पे आसीन हुआ है। तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए आज का दिन एक कांग्रेस के लिए इम्पॉर्टेंट दिन है। तो मैं खड़गे साहब को भारतीय जनता पार्टी और अपनी तरफ से शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं कि जिस तरह से पूरा देश एक्सपेक्ट करता है कि कांग्रेस में प्रजातांत्रिक मूल्यों का गांधी परिवार ने पूरी तरह से हनन करके रखा हुआ था और एक पारिवारिक पार्टी बन गई थी। एक स्वतंत्रता संग्राम पे बहुत लोगों ने बलिदान किया था। उसके बाद 1947 के बाद जिस तरह से इस कांग्रेस पार्टी का पतन हुआ है वह अपने आप में प्रजातांत्रिक मूल्यों के हनन के कारण हुआ है। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस तरह इमरजेंसी लगाई थी, पूरी प्रजातांत्रिक मूल्यों को देश में ख़त्म कर दिया था, वह सब इस सोच के अंतर्गत उभरे हुए हैं। तो आज भी चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सोनिया गांधी हो, राजीव गांधी हो, इनके बियॉन्ड वो कभी सोच ही नहीं पा सकते थे। अब देखिए खड़गे साहब किस तरह काम करते हैं, लेकिन मेरी उनको शुभकामनाएं। जी, जिसके फाउंडेशन ने जो ये पहल शुरू की है कि अनाथ बच्चियों को वो मुफ्त में शिक्षा दिलवाएंगे, तो उस बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए ये मुझे लगता है कि देश की बहुत आवश्यकता तो है ही, और महिलाओं का सशक्तिकरण, उसमें भी अनाथ बच्चों का सशक्तिकरण, मैं सोचता हूँ अगर कोई भी संस्था, सामाजिक संस्था ये काम अपने जिम्मे पे लेती है तो वह देश के लिए और अब समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रही है। और मैं जीएस के फाउंडेशन के इस इनिशिएटिव का बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि ये जिन बच्चों को ये अपना रहे हैं, जिन बच्चों के अनाथ बच्चों को पढ़ाई करके ये जिस तरह मुख्य धारा में लेके आएंगे, उनको अपॉर्चुनिटी दिलवाएंगे, आज वो किसी भी पद पे आने वाले समय में पहुंच सकते हैं। आज हमारे राष्ट्रपति को देखें तो वो किस गरीब परिवार से, एक छोटे से सुदूर परिवार से, ट्राइबल परिवार से उभर के किस तरह से ऊपर आए। तो हमारे देश में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर बच्चों को एजुकेशन मिलती है, सही डायरेक्शन मिलती है, खासकर महिला लड़कियों को, बच्चियों को, तो वह देश के लिए और अपने लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान देंगे। मैं जीएस के फाउंडेशन की पूरी टीम को बहुत सराहना करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। इस काम को वो आगे ले जाएंगे। जो भी जिस तरह का सहयोग, समर्थन सब लोगों का, समाज का बनेगा या हमारा बनेगा, हम उसमें अवश्य सहयोग देंगे। हाल ही में आप एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आपने उसमें जिक्र किया था कि इस वक्त जो है वो इकोनॉमी के 3 मॉडल्स हैं। उसमें आपने बात करी थी जो कांग्रेस का मॉडल था वो समाजवाद पे था, फिर आपने बात करी उसमें एक क्रॉनी कैपिटलिज्म की, सोशलिज्म जी। हाँ। अच्छा, सोशलिज्म, क्रोनी सोशलिज्म। ओके, ये मैंने एक नया टर्म सुना, तो मुझे लगता है कि हमें, जिन्हें नहीं पता है इसके बारे में, उनको जानना चाहिए इसके बारे में। देखिए यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जो बात उठी क्रोनी सोशलिज्म, तो यह एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है जो मैं कई बार यूज़ कर चुका हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम के बाद। उसके बाद कई लोगों ने मुझसे उससे पूछा। एक बड़ा प्रचलित शब्द जिसको आपने भी रेफर किया, क्रोनी कैपिटलिज्म। ये कहते हैं कि विश्व में कैपिटलिज्म में एक प्रॉब्लम रहती थी कि बिजनेसमैन
ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिशियन मिलके देश के संसाधनों को लूटते हैं, उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं और देश के बाकी गरीब जनता को छोड़ देते हैं। लेकिन जब मैंने फेज़ बताया कि समाजवाद का जो सोशलिज्म का एक फेज़ कांग्रेस ने अपनाया था 1947 के बाद, जो 1991 में पूरी तरह फेल हो गया, हम पूरी तरह से जो दिवालियापन के कगार में थे, हमारे पास एक सप्ताह का भी तेल आयात करने का पैसा नहीं था और डिफ़ॉल्ट करने के लिए IMF के लोन के डिफ़ॉल्ट करने के स्तर पे हम आ गए थे। वह एक तरह की आर्थिक नीतियों का कारण जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस कम्युनिटी को बिल्कुल ही उनके योगदान को नकारा गया, उनको बैड नज़रों से देखा गया। जबकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में मानते हैं कि बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रियलिस्ट, क्योंकि मैं एक आर्थिक विषय पार्टी की तरफ से देखता हूँ, इन लोगों का भी योगदान समाज के उत्थान और विकास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज वैश्विक स्तर पे आप देखें तो अर्थव्यवस्था से जो मजबूत देश हैं उन्हीं का विश्व स्तर पे वजूद है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में इकोनॉमिक इश्यूज सबसे महत्वपूर्ण है। आज भारत की अर्थव्यवस्था आपने जैसे बताया 5वें स्तर पे आ गई है, सब विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, 3रे पायदान पे हम पहुंचने वाले हैं। और वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि इंडिया इज़ ए ब्राइट स्पॉट इन द रिसेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आर्थिक रूप से जो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उनको भी उचित स्थान दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने जो 2004 और से 14 का, जिसको मैंने क्रोनी सोशलिज्म का दौर कहा, उसमें इन्होंने क्या किया कि जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं, तो बहुत घोषणा की, लेकिन उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल था उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त लोग थे और लीकेजेस थे। तो जिसके कारण जो सरकारी योजनाओं का लाभ जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए वह उन लोगों तक नहीं पहुंचता। और राजीव गांधी तक ने कहा, एक्सेप्ट किया पब्लिक प्लेटफॉर्म में, कि हम 1 रुपया खर्च करते हैं तो उससे 15 पैसे ही गरीब के पास पहुंचते हैं। तो यह जो लीकेजेस थे सिस्टम में, जो समाजवाद के नाम पे इन्होंने जो भ्रष्टाचार फैलाया, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी खासकर जिनके नाम थे, और जिसको सुप्रीम कोर्ट और CAG सब ने उसको उजागर करा, तो उस भ्रष्टाचार के मॉडल को कि जन कल्याणकारी योजनाओं के नाम पे अपने लोगों के पेट भरना, भ्रष्टाचार पूरी तरह से फैलाना और देश के संसाधनों को, चाहे कोल ब्लॉक हो, 2G स्पेक्ट्रम हो, इन सबको के अंदर भ्रष्टाचार से अपनी जेब भरना। तो यह क्रोनी सोशलिज्म का एक मॉडल है जो कि देश की अर्थव्यवस्था को के लिए बहुत खतरनाक है, और जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को इतना बुरा कर दिया कि 2014 में जब हम प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उस वक्त हम भारत की अर्थव्यवस्था फ्रेजाइल 5 में थी, यानी बॉटम, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के बॉटम 5 कंट्रीज में हमारी अर्थव्यवस्था को इन्होंने पहुंचा दिया। तो एक दौर था 1947 से 1991 तक का, जो समाजवाद और सोशलिज्म तो लिया, लेकिन वो फेल्ड सोशलिज्म था। नेशनलाइज कर दो, बैंकों को नेशनलाइज कर दो, इंश्योरेंस कंपनी को नेशनलाइज कर दो, पेट्रोलियम कंपनियों को नेशनलाइज कर दो, और उसके बाद उसमें इनएफिशिएंसी से काम करो, प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल ख़त्म करते जाओ। तो वह समाजवाद का एक तरीका था जो कि फेल्ड सोशलिज्म था, जिसने अर्थव्यवस्था को पूरा धक्का दिया। और उसके बाद 2004 से 14 का क्रोनी सोशलिज्म है, जिसमें भ्रष्टाचार के कारण सरकार की योजना और रिसोर्सेज को इन्होंने पूरी तरह से खराब किया। जी, तो हमें अब समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया।